हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना नेशनल इनकम का सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड तक का, इंटरमीडिएट गुड तक का टॉपिक कर लिया था। आज हम उसके बाकी के टॉपिक्स करेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, एनआईटी, एनएफआईए, देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्या है और उनको डिटेल में समझेंगे। अभी तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, पुरानी वीडियो जाकर देख लो, लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे प्रीवियस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो पे, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो सेकंड चैप्टर में हमारे जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट का। अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या चीज है सर, ध्यान से सुनना। देखो, ग्रॉस और नेट हमारे पास दो वर्ड है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट का मतलब तो होता है कोई एसेट, और एसेट को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सर कैपिटल बनाना। बेसिकली आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, वो कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट होती है। यानी सर यहाँ पर बात तो हमारे पास एसेट्स की हो रही है। अब वो एसेट्स को वैल्यू किया जा सकता है ग्रॉस बेसिस पे और नेट बेसिस पे। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ग्रॉस बेसिस का मतलब है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हो इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन या फिर उसकी परचेज कॉस्ट पे, और नेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू का मतलब है, नेट इन्वेस्टमेंट पे मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हो आफ्टर द डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन क्या होता है? देखो, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको तो डेप्रीसिएशन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्ट्स वाले ध्यान से सुनो सर, हमारे पास वर्ड आ रहा है एक डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन एक इंग्लिश वर्ड है। डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब होता है दिस इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सर एसेट क्या होता है? जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं आइटम। बिजनेस को जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं या हमारी इकोनॉमी में जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं वो हमारी एसेट्स होती है। जब इनकी वैल्यू में लॉस होता है, यानी सपोज सर आपने 10 लाख रुपए की एक एसेट खरीदी थी जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगने के बाद, ये 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा तो वैल्यू रहेगी 9 लाख, यानी 1 लाख का लॉस हुआ। दिस इज डेप्रीसिएशन। सर कैसे? देखो, ये जो 9 लाख निकला ना, पहले इसको समझ लो बेटा। ये है आपकी नेट वैल्यू, ये जो बिफोर डेप्रीसिएशन वैल्यू थी ये है आपकी ग्रॉस वैल्यू। तो आई होप सो आपको ये समझ आता है कि ग्रॉस वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, और नेट वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। तो सर डेप्रीसिएशन का मेन गेम है यहाँ पे। डेप्रीसिएशन का मतलब है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सर क्या रीजन हो सकते हैं कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है? बेटा 3 रीजन हो सकते हैं। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा गया, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब कॉमर्स वाले बच्चों ने तो 11th क्लास में जब अकाउंट्स पढ़ा होगा तब डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर भी रीजन पढ़ लिए होंगे, बट यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चे ध्यान से सुनना बेटा। एसेट की वैल्यू कम हो सकती है सर नॉर्मल वियर एंड टीयर से। नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब जब आप एसेट को नॉर्मली यूज कर रहे हो बिजनेस में या बिजनेस या किसी भी पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, तो नॉर्मल यूजेज से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। या फिर सर पासेज ऑफ टाइम से, जब एसेट पुराना हो जाता है तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। या फिर सर ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी से। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब जब एक एसेट की टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, मार्केट में सेम वैल्यू पे न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती है, तो फिर एसेट की वैल्यू गिर जाती है। तो हमारे पास लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट के 3 रीजन हो गए, यानी डेप्रिसिएशन के 3 रीजन हो गए बेसिकली, जो कि क्या क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की बात करें तो बनती है दिस इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। इन रीजंस की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। सर अगर मैं फॉर्मूला बना के आपके सामने रखूं, ये देखो बेटा, आपके सामने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तो डेप्रिसिएशन माइनस करते ही आपके सामने वैल्यू आ जाएगी नेट, नेट इन्वेस्टमेंट की। सर अगर आप नेट इन्वेस्टमेंट पे हो और आपको वापस से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जाना है, तो सर आप इसके अंदर कर दोगे डेप्रीसिएशन को ऐड बैक। तो आई होप सो आपको आपके नेशनल इनकम के फर्स्ट फॉर्मूलाज क्लियर होते हैं जो हमने यहां पर समझे। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का। ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, पेपर के अंदर आपको बड़े क्वेश्चंस के अप्लाई करने के लिए, बड़े क्वेश्चन को करने के लिए इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। आई होप सो ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझ आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर हमारे पास कौन सा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट। हमारा कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट
टैक्सेस का। सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनको शॉर्ट में हम लोग एनआईटी भी बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक है सर। इस टॉपिक को ना देखो मैं दो तरीके से करवा सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला लिखूं और काम को खत्म करूं, या फिर ना मैं इसको थोड़ा सा नॉलेजेबल तरीके से समझा दूं आपको, जिससे आप भूलो ना कभी भी। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम नॉलेजेबल तरीके वाला काम करेंगे, हम ऐसे ही आया गया काम नहीं करेंगे। तो अगर हम नॉलेजेबल काम करें तो उसके अंदर ना आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर पे वापस। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फॉर्म्स को। क्या क्या थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फॉर्म्स बदले में हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स। वो क्या थी सर? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनो बेटा, सपोज फॉर्म्स ने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके एक वैल्यू जनरेट करी, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन की एक वैल्यू जनरेट करी। सपोज 100 रुपए का ना उन्होंने वैल्यू बनाई है प्रोडक्शन की। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि इस 100 के अंदर रेंट भी है, वेजेस भी है, इंटरेस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। यानी सर देखो, इस 100 के अंदर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सारे कंपोनेंट शामिल है। इसका मतलब ये तो मैंने वो वाली वैल्यू तैयार कर दी जिस वैल्यू को मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी है और जिनको इंटरेस्ट देना था इंटरेस्ट दे दिया, वेजेस देनी थी वेजेस दे दी, रेंट देना था रेंट दे दिया। अब ये वो वाली वैल्यू आ गई जिसको मैं मार्केट में सोल्ड आउट कर सकता हूँ। सो वैल्यू इज 100। अब ध्यान से सुनिए, जब मेरी वैल्यू आ गई 100 तो मैं इसको मार्केट में बेचने को तैयार हूं, मैं जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचने में रेडी है। बट सर होगा क्या कि जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी होऊंगा ना, गवर्नमेंट बीच में उठ के आ जाएगी। गवर्नमेंट बोलेगी सर आपने ये प्रोडक्ट 100 रुपए का तैयार कर लिया, रेंट वालों को रेंट दे दिया, वेजेस वालों को वेजेस, इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट और खुद का प्रॉफिट भी रख लिया, बट मेरे को क्या मिला इसके अंदर? तो गवर्नमेंट हमसे इस पर डिमांड करेगी कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट कह रही है आप हमारी इकोनॉमी में रह रहे हो, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो बदले में हमें इसके कुछ चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या मांग सकती है हमसे इसके बदले? गवर्नमेंट हमसे मांगेगी इसके बदले क्या? गवर्नमेंट मांगेगी टैक्स दो हमें इसके ऊपर, आप हमारी कंट्री में काम कर रहे हो। और जब आप अपनी कॉस्ट के अंदर जितने का आपने बनाया है इंक्लूडिंग योर प्रॉफिट, उसके अंदर टैक्स ऐड करोगे तो आपके प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकलेगा। यानी सर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने का मैंने बनाया था, ये मेरी एक तरीके से फैक्टर पेमेंट थी जो सारी थी, तो मैं इसको फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकता हूं। यानी जब मैंने मेरी फैक्टर कॉस्ट के अंदर मेरी फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस को ऐड किया तो यहां पर निकल आया मेरे पास मेरा मार्केट प्राइस। ठीक है, समझ आता है, निकल आया मेरा मार्केट प्राइस। आई होप सो आपको क्लियर हुआ कि मेरा फैक्टर कॉस्ट में जब मैंने टैक्सेस को ऐड किया मार्केट प्राइस निकल आया। ये क्यों चार्ज किया? गवर्नमेंट को कुछ चाहिए था। सर इन टैक्सेस की सारी बात है, इन टैक्स को एक्सप्लेन करें तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिए हमसे कौन से टैक्स है, इससे पहले समझना पड़ेगा। इंडिया में दो तरीके के टैक्स काम करते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आईडीटी बोलते हैं। ठीक है, आईटी भी बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्स को आईटी भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो हमसे चार्ज किया ना सर वो आईटी है। सर वो आईटी क्यों है? सपोज 100 का प्रोडक्ट था, गवर्नमेंट ने 10 का टैक्स चार्ज किया और मार्केट प्राइस 110 का हो गया। यानी आप कस्टमर से 110 चार्ज करोगे, 100 अपनी जेब में डालोगे, 100 अपनी जेब में डालोगे और 10 आप गवर्नमेंट को दे दोगे। तो आपने गवर्नमेंट को दिया बट कस्टमर से लेके दिया प्रोडक्ट बिकने के बाद, तो यानी इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को दिया। दिया तो कस्टमर नहीं ना, आपने कस्टमर से लिया, गवर्नमेंट ने दिया, तो इसीलिए आपने डायरेक्टली अपनी जेब से पे नहीं किया, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स या आईटी बोला जाता है। डीटी हम नहीं पढ़ रहे, डीटी किस में से पे होगा सर? जो उसने 100 कमाया ना उसमें से जो टैक्स पे करेगा बंदा वो होगा हमारा डीटी, वो हमने नहीं पढ़ना अभी। तो हमें समझ आता है हमारा आईटी की बात हो रही है। यानी अगर हम फिर से एग्जांपल लें, 100 का प्रोडक्ट था, गवर्नमेंट ने बोला 10 इसके ऊपर हमें टैक्स दे दो, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया 110 का। पर ये देखो हो क्या रहा है, इस आईटी से, ये जो आईटी है इस आईटी से प्रोडक्ट 110 का हो गया और ये 110 किसको बियर करना है सर? जो फाइनल कंज्यूमर होगा। यानी मैं कह सकता हूं सर टैक्स के अमाउंट से फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, टैक्स के अमाउंट की वजह से फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, विच इज नॉट गुड। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं यार, हम तो ना फाइनल कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। तो फाइनल कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट इस टैक्स को कुछ कम कर देगी। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि 10 का टैक्स था ना, आप 2 कम कर लो और ना 8 का टैक्स दो, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा 108 का। तो यहां पर जो 2 रुपए कम हुए ना, इसको बोलते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज, ये सब्सिडीज क्या है? यह है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस ये एक तरीके से हमारा टैक्स का उल्टा है। टैक्स से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा था, सब्सिडीज मिलने के बाद प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया। जब आपने टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस किया, हमने पढ़ रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, हम लोग आईटी पढ़ रहे थे यानी इनडायरेक्ट टैक्स था। जब आपने इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस किया तो सर निकल आया इन
निकल आया सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी हमारा जो पर्पस था वो पूरा हो गया। मैंने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस समझाने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया, ठीक है। चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दे सकता था कि बेटा इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस करो तो आपका एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है। मैंने इसी फॉर्मूला को शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है जिसमें सब्सिडीज माइनस करने पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है। सर ये सब कुछ क्या था, देखो इंडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स का सिग्निफिकेंस क्या है सर, ये मेरी फैक्टर कॉस्ट में ऐड हो रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है और मेरा प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकल रहा है। यानी अगर मुझे मेरे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी ऐड करना पड़ेगा, वहीं अगर मुझे मार्केट प्राइस से दोबारा से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से मेरे पास कुछ फॉर्मुलाज और मेरे सामने आए, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाना, फॉर्मुलाज बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चैप्टर जो है आपके सारे नेशनल इनकम के चैप्टर्स का फाउंडेशन स्टोन है, तो ध्यान से इसको करते जाना है। लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा सर चैप्टर का, वो है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब हम बात कर रहे हैं एब्रॉड, चलो बाहर चलें। NFIA हमारा कॉन्सेप्ट है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है सर, देखो अभी तक ना जो हमने बात करी इनकम की वो विद इन द कंट्री इनकम बात करी है। विद इन द कंट्री का मतलब हमने सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात करी है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो हमें कंट्री के अंदर से रिसीव हो रही है सिर्फ उस इनकम की बात करी है। अभी हमने बाहर से जो इंडिया की इनकम है आ रही है वो ऐड ही नहीं करी इसमें। बाहर से आने वाली इनकम को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। देखो फैक्टर इनकम का मतलब रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के थ्रू जो आ रही है, और फ्रॉम अब्रॉड जो आ रही है। कह रहा जब आप डोमेस्टिक इनकम यानी देश के अंदर जो इनकम कमा रहे हो उसमें जब एनएफआईए ऐड करते हो तो आप पहुंच जाते हो कहां पे सर, नेशनल इनकम पे। यानी नेशनल इनकम पहुंचने के लिए हमारे एनएफआईए का सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड करेंगे पहुंचेंगे नेशनल इनकम पे। सर ये जो एनएफआईए आप कह रहे हो ये निकलता कैसे है, ध्यान से सुनो। अब इसको समझाने के लिए भी मैं देखो दो तरीके बता सकता हूं, या तो इसका फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला है इसका सर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर इसको और शॉर्ट करें तो बेटा बनता है ये फीफा माइनस फीटा। आप ये कर सकते हो कि यह हमारा NFIA का फॉर्मूला बन गया, फीफा माइनस फीटा। ठीक है सर एक्सप्लेन तो करो इनको, बेटा यही तो मैं कह रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो। ठीक है एक्सप्लेनेशन क्या है, फीफा क्या है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो हमें पता है रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड, यानी अगर हम लोगों को रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट बाहर से इंडिया में आ रहा है। सिमिलरली फैक्टर इनकम रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट बाहर जा रहा है। जब दोनों को माइनस करोगे आपस में, यानी फ्रॉम जो वहां से आया है उसमें से वो माइनस कर दो जो बाहर गया है, तो बच जाएगा वो कि नेट कितना आया हमारे पास, वही तो एनएफआईए है हमारा, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारा। तो आई होप सो आपको एनएफआईए समझ आता है। तो एनएफआईए हमें समझ आता है। एनएफआईए का सिग्निफिकेंस क्या था सर, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए का यूज होता है। सर चैप्टर तो खत्म हो गया क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट था, बट बेटा इसी का लास्ट कॉन्सेप्ट एनएफआईए के लास्ट कॉन्सेप्ट एक और रहता है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क कर लेना बोर्ड के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए क्या कहते हैं। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है एनएफआईए के। देखो एक तो ये फॉर्मूला था एनएफआईए का, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कह रहे हम ना इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैसे कैसे आ सकती है बाहर से इनकम और कैसे कैसे जा सकती है। कह रहा हमारे पास ना देखो आपको याद रखना है रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, यही वाली फैक्टर इनकम को 3 कंपोनेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से सुनो। पहला बोला गया नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी नेट सीओई, इसको नेट सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोला जाता है। ये क्या है सर, ध्यान से सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंडियन यूएसए में गया और 1 साल से कम के लिए काम किया, ठीक है, तो रेजिडेंट कहां का है वो सर, इंडिया का रेजिडेंट है सर, बिल्कुल, क्योंकि वहां का रेजिडेंट कब बनेगा जब 1 साल से ज्यादा वहां रुकेगा। हमने नॉर्मल रेजिडेंट के टॉपिक में पढ़ा था। इसका मतलब वहां पर अगर उसने 1 साल से कम काम किया तो जो भी उसकी सैलरी होगी वो इंडिया में आ जाएगी क्योंकि इंडिया का रेजिडेंट है वो। सिमिलरली यूएसए का एक पर्सन इंडिया आया
और इंडिया में 1 साल से कम के लिए काम किया, तो ये जो भी कमाएगा वो यूएसए में चला जाएगा, यानी वो यूएसए में इंक्लूड होगा क्योंकि वो रेजिडेंट यूएसए का है, इंडिया में 1 साल नहीं रुका वो भी। तो देखो ये इनकम इंडियन पर्सन बाहर से लेके आया, सिमिलरली ये वाला पर्सन इंडिया से यूएसए लेके गया। तो जब आप दोनों को नेट करोगे, यानी जो बाहर से आया माइनस करोगे जो बाहर गया, तो निकल आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नेट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब नेट वेजेस एंड सैलरीज, यानी बाहर से जो वेजेस एंड सैलरीज आ रही है माइनस बाहर जो वेजेस एंड सैलरीज जा रही है, नेट करोगे तो आपको निकल आएगा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इनकी सारी थ्योरी नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच और डिटेल में रीड करना मत भूलना, वहां से पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको चाहो तो आप 5 स्टार दे सकते हो वेरी इजीली। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहला कंपोनेंट था हमारे पास नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड कंपोनेंट आता है हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या कहता है सर? सपोज अभी किसी इंडियन की प्रॉपर्टी बाहर है, इंडियन ने इन्वेस्टमेंट बाहर कर रखी है, ठीक है जी। तो देखो प्रॉपर्टी अगर बाहर है वो बाहर रेंट पे दे देता है, उससे उसको रेंट इंडिया में आएगा। इन्वेस्टमेंट बाहर कर रखी है, बाहर से प्रॉफिट इंडिया में आएगा, डिविडेंड इंडिया में आएगा। बाहर उसने किसी को मनी लेंड कर रखा है, उससे इंटरेस्ट इंडिया में आएगा। यानी इंडियन ने अगर ये सारे काम बाहर से, यानी बाहर से ये वाली इनकम इंडिया में लेके आ रहे हैं। सिमिलरली कोई यूएसए का पर्सन, यानी कोई यूएसए का पर्सन इंडिया में सब कुछ होल्ड कर रहा है, प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा है, तो यहां से सारी इनकम, प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम, इंटरेस्ट का इनकम या फिर प्रॉफिट का इनकम, डिविडेंड इनकम, सारी उसको बाहर जा रही है। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मींस जो बाहर से आया प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू माइनस जो बाहर गया, जब हम इन दोनों को नेट करेंगे तो निकल आएगा हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ हमारा एनएफआई है। हमने सर वेजेस भी कवर कर लिया था पहले वाले में, अब हमने कवर कर लिया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीनों कवर हो गया। सर फिर रह क्या गया बेटा? अब रह गया हमारा लास्ट कंपोनेंट जो कि है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। देखो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है पैसा बचाना। जो इंडियन कंपनीज ने, जो इंडियन रेजिडेंट है, उन लोगों ने जो पैसा बाहर बचा रखा है तो सर वो इंडिया का पैसा। सिमिलरली जो इंडिया के नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने पैसे जो इंडिया में बचा रखा है वो इंडिया का पैसा ही नहीं है, वो बाहर की इनकम में जाएगा। फिर से सुनो, जो इंडिया के रेजिडेंट है उनका पैसा बाहर पड़ा हुआ इंडिया में आएगा, इंडिया के नॉन रेजिडेंट का पैसा इंडिया में पड़ा हुआ यहां से बाहर जाएगा, वो निकल आएगा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आपको इसकी सारी डिटेल थ्योरीज नीचे नोट्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से नोट्स लेना मत भूलना। शानदार नोट्स तैयार किए गए आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज यहां तक अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, अपने सारे चैप्टर्स का बेस बनाओ। इन तीनों को भी ऐड करते हो तो आपका एनएफआई ही निकल के आएगा, ठीक है। आई होप सो समझ आता है आपको सारा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी बेस के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी। थर्ड चैप्टर हमारा पूरा प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, उसके ऊपर ये सारे फॉर्मुला जो आपने यहाँ पर किए बहुत ज्यादा यूज होंगे। अच्छा आई होप सो आपको सारे समझ आया। कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स तो आप लोग ऑन करते हो, अच्छे से उसका यूज करो, उस पर डाउट पूछो, लिख के भेज दो, कोशिश करूंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके वहां पर भी आप डीएम करके डाउट्स पूछ सकते हो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।